नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये केवल एक नाम ही नहीं, एक सोच थी आज के आज़ाद हिंदुस्तान की। आज जिस खुली हवा में हम सांस लेते हैं उसमें छिपा है नेताजी का त्याग, नेताजी का बलिदान। उस जज्बे को, उस हिम्मत को, उस बलिदान को हम सबका सलाम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। उनके पिता जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। नेताजी कुल मिलाकर 6 बहन और 8 भाई थे। कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण करने के बाद सन 1909 में उन्होंने रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष जी के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। केवल 15 वर्ष की आयु में ही सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूरा अध्ययन कर लिया था। सन 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण की। सन 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र में बीए के छात्र थे, तब किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया था। उस वक्त सुभाष के द्वारा छात्रों का नेतृत्व संभालने के कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया और परीक्षा देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने किसी तरह स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश तो ले लिया, लेकिन उनका मन सेना में ही जाने को कह रहा था। उस खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूट के रूप में प्रवेश पा गए। फिर उन्हें ख्याल आया कि कहीं इंटरमीडिएट की तरह बीए में भी कम नंबर न आए, इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 1919 में बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करके कलकत्ता विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। सुभाष जी के पिता की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस बने, किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में वो परीक्षा पास करनी थी। उन्होंने पिता से 24 घंटे का समय ये सोचने के लिए मांगा ताकि वे परीक्षा देने या ना देने पर कोई निर्णय ले सकें। सारी रात इसी असमंजस में वो जागते रहे कि क्या किया जाए। आखिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला लिया और 15 सितंबर सन 1919 को इंग्लैंड चले गए। परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला न मिलने पर सुभाष को किसी तरह किड्स विलियम हॉल के मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ट्राइपास की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु प्रवेश मिल गया। इससे उनके रहने व खाने की समस्या हल हो गई। हॉल में एडमिशन लेना तो बस बहाना था, असली मकसद तो आईसीएस की परीक्षा में पास होकर दिखाना था। सो उन्होंने सन 1920 में वरीयता सूची में 4था स्थान प्राप्त करते हुए पास कर ली थी। इसके बाद सुभाष जी ने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखकर उनकी राय जाननी चाहिए कि उनके दिलो दिमाग पर तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा है, ऐसे में आईसीएस बनकर वो अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएंगे। 22 अप्रैल सन 1921 को भारत सचिव ईएस मॉन्टेग्यू को आईसीएस से त्यागपत्र देने के लिए पत्र लिखा। एक पत्र उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास को भी लिखा, किंतु अपनी मां प्रभावती का ये पत्र मिलते ही कि परिवार के सभी लोग कुछ भी कहें, उन्हें अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है। उसके बाद सुभाष जून सन 2021 में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ट्राइपास की डिग्री के साथ स्वदेश लौट आए। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा,
तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चितरंजन दास के काम से प्रेरित होकर सुभाष दास बाबू के साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की थी। रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सबसे पहले मुंबई गए और महात्मा गांधी जी से मिले। मुंबई में महात्मा गांधी जी उस समय मणि भवन में निवास करते थे। वहां 20 जुलाई सन 1921 को गांधी जी और सुभाष के बीच में पहली मुलाकात हुई। गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। उसके बाद सुभाष कोलकाता आकर दास बाबू से मिले। उन दिनों गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। दास बाबू इस आंदोलन में बंगाल का नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष इस आंदोलन में सहभागी हो गए और 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। विधानसभा के अंदर से अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी ने लड़कर जीता और दास बाबू कोलकाता के महापौर बन गए। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया। सुभाष ने अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल डाला। उन्होंने कोलकाता के सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर भारतीय नाम दिए। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वालों के परिवारजनों को महापालिका में नौकरी मिलना शुरू हो गई। बहुत जल्द ही सुभाष देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की। सन 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कोलकाता में सुभाष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम 8 सदस्यीय आयोग को सौंपा। मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष और सुभाष उनके सदस्य थे। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष ने खाकी गणवेश धारण करके मोतीलाल नेहरू को सैन्य तरीके से सलामी दी। गांधी जी उन दिनों पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। मैं तुम्हारे तरीकों से सहमत नहीं हूँ सुभाष। फिर भी अगर अपने तरीके से तुम भारत को स्वतंत्रता दिला सके तो देखना, सबसे पहले तुम्हारी पीठ थपथपाने में ही आऊंगा। इस अधिवेशन में उन्होंने अंग्रेज सरकार से डोमिनियन स्टेटस मांगने की ठान ली थी, लेकिन सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। अंत में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर 1 साल में अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगी। परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। इसलिए सन 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ, तब ऐसा तय किया गया कि आने वाली 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी सन 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और उन्हें घायल करके जेल भेज दिया। जब सुभाष जेल में थे, तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सभी कैदियों को रिहा करवा लिया।
लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। उस वक्त भगत सिंह की फांसी माफ कराने के लिए गांधी जी ने सरकार से बात तो की, परंतु नरमी के साथ। लेकिन सुभाष चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें। अहिंसा एक समय में बहुत अच्छा हथियार था, मैं मानता हूं बापू, लेकिन वो समय शांति का था। आज जबकि सारी दुनिया में जंग के नगाड़े बज रहे हैं, तब अहिंसा की बांसुरी कौन सुनेगा बापू? मुझे दुख है सुभाष, पर ऐसी बातें के कारण ही कांग्रेस ने जो तुम पर बैन लगाया था, मुझे उसका साथ देना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को तैयार नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को ना बचा पाने पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी और कांग्रेस के तौर तरीकों से बहुत नाराज हो गए। इस बार भी अगर हम चूक गए बापू, तो शिकंजा इस कदर कस जाएगा कि हम सदियों तक गुलाम रहेंगे। ये चुप बैठने का वक्त नहीं है बापू। इसीलिए तो मैंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की अपील की है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता बापू, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर तुम यही चाहते हो तो हमें अपने अपने अलग रास्तों पर चलना होगा। उसके पश्चात तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। जय भवानी। जय भवानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ के हैं जनाब? बंदा मेरठ का बाशिंदा है जनाब। वही मेरठ जहाँ से 1857 में जंग आजादी का ऐलान हुआ था। जी हाँ, वही मेरठ। और मेरे दादा जान को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया था इन अंग्रेजों ने। और तुम उन्हीं के कातिलों के साथ काम कर रहे हो? क्या जवाब दोगे अपने दादा जान को कयामत के रोज? कसम है मुझे अपने दादा जान मरूम की, अगर मौका मिला तो मैं भी मारूंगा इन फिरंगियों को। तो आज वो मौका आ गया है जब हम सबको मादरे वतन के लिए लड़ना होगा। भूल जाओ अंग्रेजों को दिया हुआ कौल। करबला के मैदान में रसूल अकरम के नवासे इमाम हुसैन ने हक की जंग लड़ते हुए खुद अपने घर वालों की कुर्बानी दे डाली, लेकिन सच्चाई की राह नहीं छोड़ी। वीर अर्जुन भी अपने गुरु द्रोणाचार्य और अपने दादा भीष्म पितामह के प्रति प्रतिज्ञा से बंधा था, पर अर्जुन ने सच्चाई का रास्ता चुना। फिर भले ही उसे उन लोगों के खिलाफ धनुष उठाना पड़ा जो कल तक उसके अपने थे। आज भारत माता हमें उसी हक और सच्चाई की जंग लड़ने के लिए पुकार रही है। आज आपको तय करना है, आपको शहीद होना है या यहीं इसी जेल में सड़ सड़ के मरना है। नहीं जी, मरते तो बुज़दिल हैं, हमें तो शहीद होना है। देश नायक सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की, भारत माता की। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। लेकिन आजाद हिंद फौज के माध्यम से भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजादी दिलाने का नेताजी का प्रयास प्रत्यक्ष रूप में सफल नहीं हो सका, किंतु उसका दूरगामी परिणाम हुआ। सन 1946 का नौसेना विद्रोह इसका जीता जागता उदाहरण है। नौसेना विद्रोह के बाद ही ब्रिटेन को विश्वास हो गया कि अब भारतीय सेना के बल पर भारत में शासन नहीं किया जा सकता और भारत को स्वतंत्र करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। आजाद हिंद फौज को छोड़कर पूरे विश्व इतिहास में ऐसा कोई भी किस्सा नहीं मिलता जहां 30-35 हजार युद्ध बंदियों ने संगठित होकर अपने देश की आजादी के लिए ऐसा प्रबल संघर्ष छेड़ा हो। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई रणनीतियां दिन पर दिन अपना असर दिखा रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था।
उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया था। सन 18 अगस्त 1945 को नेताजी जब हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे, इस सफर के दौरान वो लापता हो गए। इस दिन के बाद वो कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त सन 1945 को टोक्यो रेडियो ने यह बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बमवर्षक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। According to a Reuters report, the Indian Quisling Subhash Chandra Bose, the so-called president of the Provisional Indian Government in exile, died in an air crash at Taihoku Airport in Formosa. The report added that नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें ताइहोकू सैनिक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल शोदेई, पायलट व कुछ अन्य लोग भी मारे गए। कर्नल हबीबुर रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ताइहोकू में ही कर दिया गया था और उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रख दी गईं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेज के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त सन 1945 को ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में रात लगभग 9 बजे हुई थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस घटना की जांच के लिए सन 1956 और 1977 में 2 बार आयोग नियुक्त किया और दोनों बार यही नतीजा निकला कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही मारे गए थे। उसके बाद सन 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बता दिया कि सन 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त ही नहीं हुआ था। – 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। 18 अगस्त सन 1945 के दिन नेताजी कहां लापता हो गए और आगे क्या हुआ, ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बन गया। उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी नेताजी को देखने और मिलने का दावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। फैजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के जिला रायगढ़ तक में नेताजी के होने को लेकर कई दावे पेश किए गए, लेकिन इन सभी की प्रामाणिकता संदिग्ध है। छत्तीसगढ़ में तो सुभाष चंद्र बोस के होने का मामला राज्य सरकार तक गया था, परंतु राज्य सरकार ने इसे हस्तक्षेप के योग्य न मानते हुए मामले की फाइल ही बंद कर दी। चाहे आज नेताजी प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके आदर्श आज भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने हर युवा, हर महिला को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना सिखाया। रग रग में जोश भर देने वाला नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी बच्चे बच्चे को याद है। इतिहास के अनुसार नेताजी भले ही एक दुर्घटना में मारे गए हों, लेकिन हमारे जहन में, हमारे दिलों में वो आज भी जिंदा है। आज के आजाद भारत के उस योद्धा के नाम विद्या परिवार की तरफ से एक सलाम तो बनता ही है। एक सलाम
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम।